आयो ते एक पेशेंट करायला. Okay. Again, before I proceed, let me know voice and skin is sharing with you. Okay. Okay. Subjective examination. We are done with the subjective examination. Now we are moving toward the physical examination. तो अगर मैं थोड़ा सा उसको मुख्तसर करके रिपीट करूं कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हर वो चीज जो पेशेंट आपको बताए, मतलब आप उससे कंक्लूड नहीं कर सकते, लाइक टाइप ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन, हर वो चीज जो पेशेंट लेब रिपोर्ट्स वगैरह मिसाल के तौर पे, ठीक है. और माइक काइंडली आप अपने म्यूट रखें. माइक म्यूट रखें. कुछ पूछना चाह रहे हो पहले ये मुझे बताओ. ओके. अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो एट दी एंड ना, या तो आप चैट बॉक्स में लिख लो, मैं चैट इनबॉक्स में देख रहा हूँ, या तो उसको रखें लास्ट के जो 5 मिनट्स हैं उसको हम देखेंगे. तो काइंडली अपने माइक जो है वो आप अपने म्यूट रखें. ठीक है. ओके. तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से मैंने आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप हर वो चीज जो पेशेंट आपको बताए आपके हाथ में कुछ ना हो. ठीक है. और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, जो आप एग्जामिन कर लो उसमें भी कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं. मिसाल, अगर मैं फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करूं कि टू assumptions आर मेड व्हेन कैरिंग आउट एनी फिजिकल एग्जामिनेशन. जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो दो नताइज आपके सामने आते हैं. इफ द सिम्टम्स आर रिप्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रक्चर इज स्ट्रेच. जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को स्ट्रेच, लेट सपोज स्पेलिंग टेस्ट है या कंप्रेशन टेस्ट है या डिस्ट्रैक्शन टेस्ट है, जब भी आप किसी पार्ट को कंप्रेस कर रहे हो या स्ट्रेच दे रहे हो और पेशेंट की सिम्टम्स अगर बढ़ जाती हैं, तो आप फौरी तौर पे डायग्नोसिस बना लेते हो कि कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है और उसको कैसे अलग करना है. मिसाल दूं मैं आपको, सर्वाइकल पेन के साथ आपके पास पेशेंट आता है, आपने जैसे ही उसको कंप्रेसिव स्पेलिंग टेस्ट वगैरह या डिकम्प्रेशन टेस्ट अप्लाई किया, कंप्रेशन में स्पेलिंग टेस्ट के बगैर अगर पेन प्रोड्यूस हुआ, आपका फौरी तौर पे माइंड किधर जाएगा कि शायद इसकी नर्व इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज पेन इज रेडिएटिंग लाइक ए शार्प शूटिंग. नंबर वन. लेकिन अगर आपने डिस्ट्रैक्शन दिया और पेशेंट का पेन रिलीफ हुआ, तो आप फौरी तौर पे अदर माइंड की तरफ, वेस्कुलर स्ट्रक्चर की तरफ भी जा सकते हैं. एक सिर्फ वन ऑफ द टूल है ना, कोई कंफर्म चीज नहीं बता रहा, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ. और पेन प्रोवोकिंग टेस्ट इसे भी हम कहते हैं. तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ सकती है. तो पहला टास्क हमारे पास क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. और एट द एंड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और कौन कौन सी है. दिस इज वन ऑफ द टूल. ओके. So one of the reason for the difficulty in making a structural diagnosis, और एक जो मेन प्रॉब्लम है जो डायग्नोसिस हम नहीं बना पा रहे, उसका रीजन ये होता है कि हम वो नहीं कर पा रहे होते, अपना फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे होते. तो दिस इज हाउ वी कैन से कि यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा मिसाल दूं. Knee flexion will affect the joint itself and its surrounding structure like capsule ligament and all. अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई नी फ्लेक्शन में पेन आ रहा है, तो लाजमी नहीं है कि नी फ्लेक्शन का पेन सिर्फ नी से वाबस्ता हो. वो आपका हिप से भी आ सकता है, वो आपका पेल्विस से भी आ सकता है और पेरिफेरी से भी आ सकता है.
तो उसका पेन कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये मेन आपका टास्क है, ये नोट डाउन करना। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के बाद जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसमें कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सब फिजिकल एग्जामिनेशन में ज्यादातर फोकस हम किस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मतलब सब्जेक्टिव पेशेंट रिलेटेड था, ऑब्जेक्टिव हमसे रिलेटेड है। So objective is basically described as the comparable sign. The term objective is often applied to the physical examination, जो कि सजेस्ट करता है कि this part of the examination is not prejudged and the findings are valid and reliable. मतलब सब्जेक्टिव में तो फिर भी पेशेंट आपको एक्सप्लेन करे ना करे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ से जो चीजें निकलेंगी वो तो मिसलीडिंग कम ही होंगी, वो आपका प्योर डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। द क्लिनिशियन शुड टेक अकाउंट ऑफ दिस व्हेन असेसिंग अ पेशेंट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, जो आपको एग्जामिनेशन में फाइंडिंग मिलती है। तो क्लिनिशियन सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें यूज करता है, उसको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, अब मैं अगर समरी बनाऊं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिस तरह हमने समरी बनाई थी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की, सबसे पहली चीज है ऑब्जर्वेशन। हर वो चीज जो हर वो चीज जो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पोस्चर आपने देखा, मसल बल्क देखा। अब किसी का पोस्चर आप देखते हो, फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, राउंडेड शोल्डर है, ये सारे पोस्चर में आएंगे। मसल बल्क आप देखते हो कि मसल एट्रोफी वगैरह में तो नहीं जा रहे, मसल हाइपरटोन है, नहीं है। टोन से देख लिया, मिसाल के तौर पे पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसकी टोन बिल्कुल रिड्यूस्ड होगी। टोन बढ़ी हुई है तो वो हाइपरटोनिसिटी है। सॉफ्ट टिश्यू को कैसे चेक करेंगे, वो भी चीजें देखते हैं, उसका गेट देखते हो। सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपके पास डिफरेंट टेस्ट है, जस्ट लाइक एमसीएल, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए टेस्ट होते हैं, वेरस वेल्गस टेस्ट होते हैं। गेट किसी का आप चेक करते हो, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे। एंड फाइनली द पेशेंट्स एटीट्यूड, राइट। ये सारी चीजें आपने क्या पता, पेशेंट को मेंटल साइकोलॉजिकल कोई पेन हो तो ये भी पेशेंट के एटीट्यूड से पता चल जाता है, पेशेंट आपको सही तरह से हिस्ट्री नहीं देगा। बहुत सारी चीजें होती है। ज्वाइंट टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट होती है, एक्टिव एंड पैसिव फिजियोलॉजिकल टेस्ट होती है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, पहली मीटिंग में बताया था कि एक्टिव टेस्ट से अगर किसी को, पेशेंट को पेन वगैरह मिलता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, और पैसिव में नॉन कॉन्ट्रेक्टल। एक्टिव टेस्ट कराने का मकसद मैं ज्वाइंट की पहले एक्टिव रेंजेस चेक करूंगा कि वो कितनी हमें जो है वो अलाउ कर रहा है, और एक्टिव रेंजेस में अगर पेशेंट को पेन मिलता है तो पॉसिबिलिटी है मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, और अगर पैसिव में मिले पेन तो पॉसिबिलिटी है कि नॉन मस्कुलर या नॉन कॉन्ट्रेक्टल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। मसल टेस्ट, मसल टेस्ट हम करते हैं मसल की लेंथ और मसल की कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए। मिसाल, आइसोमेट्रिकली अगर हम किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट आप कराते हैं और पेशेंट को पेन मिलता है, तो क्वाइट पॉसिबल मसल का शॉर्टनिंग का पेन हो, तो मसल वो जो शॉर्टन मसल होगा वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन में आपको पेन दे सकता है। ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। जो मसल बिल्कुल शॉर्टन होगा, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, वो आपको मसल स्ट्रेचिंग में पेन देगा। तो इस तरह की अलामत हमें जो है मिलेंगी, तो इसे हम मसल टेस्ट कहेंगे। या दूसरी मसल टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए ऑर्थोपेडिक ने एक क्लासिफिकेशन की थी कि रेजिस्टेंस टेस्ट की 5 बेसिकली क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको जब ऑर्थोपेडिक हम सीएक्स को पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। तो उस टेस्ट के मुताबिक जब हम पेशेंट की रेजिस्टेंट मूवमेंट कराते हैं तो हम क्लासिफाई करते हैं कि टीयर माइनर है, मेजर है, मसल टीयर है, या मसल फाइबर टीयर है। ये सारी हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी मसल टेस्ट में आ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में द बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने देखा था, नर्व के ग्लाइड्स हो गए। नर्व के हम टेस्ट वगैरह देते हैं, अल्ना नर्व स्ट्रेच, मस्क टेस्ट, मीडियन नर्व स्ट्रेच, या कंप्रेशन टेस्ट आपने दी थी। तो ये नर्व के बेसिकली न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई न्यूरल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। या फाइनली स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट में जिस तरह वेस्कुलर टेस्ट है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम अपने वेसल्स को चेक करने के लिए देते हैं। स्पेलिंग के फौरी बाद हम डिकम्प्रेशन टेस्ट वगैरह देते हैं ताकि वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं। ये सारे फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, इनमें से कोई भी चीज पेशेंट खुद नहीं करेगा, इनमें से हर चीज हम अब देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद फंक्शनल एबिलिटी एज अप्रोप्रिएट। फंक्शनल एबिलिटी, हम पेशेंट को बिल्कुल क्रोनिक पेन के साथ आ रहा होता है, हम पेशेंट को वॉक भी कराते हैं, फॉरवर्ड बेंड टेस्ट कराते हैं, फॉरवर्ड रीच टेस्ट कराते हैं, बहुत सारी चीज कराते हैं। ये फंक्शनल उसकी एबिलिटी में आ जाता है, ताकि हम चेक कर सकें कि पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। एंकल में भी अगर पेन हो तो पेशेंट का पूरा गेट चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कोरिलेट कर सकती हैं। पैल्पेशन हम किन किन चीजों को करेंगे, मिसाल मस्कुलर प्रॉब्लम थी, हम सुपरफिशियल और डीप सॉफ्ट टिश्यू को देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे, तो हम जाहिर सी बात है उसको हम पैल्पेट करेंगे, पैल्पेट करके चेक करेंगे। एक प्रीफॉर्मस सिंड्रोम के साथ पेशेंट आ जाता है, अब प्रीफॉर्मस तो डीपर स्ट्रक्चर है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे। फ्रैक्चर, कंप्रेसिव फ्रैक्चर पेन के साथ आता है, बोन की इन्वॉल्वमेंट है। लेट्स सपोज बैक पेन के साथ आ गया, स्पाइनस प्रॉब्लम की इन्वॉल्व है, तो आप जाहिर सी बात स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करोगे, जिसके लिए एक पीपीवीआईएम टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं।
टेंडनोपैथी के साथ पेशेंट आता है, आपके पास ट्रोकेंटल बर्साइटिस के पास पेन आ जाता है, तो वो ट्रोकेंटल बर्साइटिस सॉफ्ट टिश्यू की पैथोलॉजी है। हिप इंट्राआर्टिकुलर पैथोलॉजी आ जाती है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी का टेंडन अगर अफेक्टेड है, टेंडनाइटिस वाली कंडीशन है, तो बहुत सारी है। तो आपने पेल्पेट एक आर्ट है बेसिकली, पेल्पेट करना भी। मिसाल दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पे जब हम किसी का रेट पल्स चेक करते हैं, पेल्पेट करें ना बेसिकली उसकी क्या कहते हैं आर्टरी को, मिसाल के तौर पे, तो हम अपने फिंगर ऑफ जो टिप ऑफ द फिंगर है वो यूज करते हैं। अगर किसी का सॉफ्ट टिश्यू करना है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का हमने ट्रांसफर प्रोसेस पेल्पेट करना हो, मोबिलाइज करना हो या पेल्पेट करना हो, हम सर्वाइकल का ट्रांसफर प्रोसेस हम अपने थंब यूज करते हैं। थोरेसिक का है हम अपने अल्लर बॉर्डर यूज करते हैं। लंबर का है हम अपनी पिजीफॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए पेल्पेशन भी एक किस्म का आर्ट है। हम हर जगह पे फिंगर ऑफ टिप ऑफ द फिंगर नहीं यूज करेंगे, हर जगह पे अल्लर बॉर्डर नहीं यूज करेंगे। दिस इज हाउ। अगर किसी का अगेन टेंडन हमने मोबिलाइज करना है या पेल्पेट करना है, तो हम अपने थंब यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो पेल्पेट करने के लिए भी आपको हैंड प्लेसमेंट चूज करनी होती है। उसके बाद बचता है असेसरी मूवमेंट। असेसरी मूवमेंट हम बेसिकली आसान लफ्जों में असेसरी हम यूज करते हैं एडिशनल एग्जामिनेशन के तौर पे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम ओवर प्रेशर देते हैं, नेक एंड स्नैक देते हैं। हालांकि ये एग्जामिनेशन का नॉर्मली पार्ट नहीं होता नेक एंड स्नैक, क्योंकि वो टेक्निक है बेसिकली, लेकिन हम उसको ओवर प्रेशर है। ओवर प्रेशर किसी फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो क्या है एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जिस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स है जो कैल्विन बोर्ड ने दिया था, तो वो भी हम क्या देते हैं एडिशनल देते हैं बेसिकली। तो दिस इज हाउ ये सारी चीजें करने के बाद आप बेसिकली चेक करते हो कि भाई आपका डायग्नोसिस क्या क्या बनता है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे कि एक एक चीज में बेसिकली है क्या क्या। मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ। अगेन अब मिसाल के तौर पर आप कहेंगे सर किसी एक पार्ट को हम एक्सप्लेन कर लें, तो हम क्या करते हैं एक पार्ट को बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कोई भी कंडीशन रखता हूँ, शोल्डर वगैरह ये वो, हम उसको देखते हैं। फिर ये सारा फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो लेट मी नो। ओके ओके, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, और इसको हम सर्वाइकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हम ये एग्जामिनेशन किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं आपके सामने शो कर सकूँ। तो पहले मैं आपके सामने वो जो स्लाइड है वो शेयर कर लूँ, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके, अब मुझे बताओ कि स्लाइड नंबर पेज नंबर 95 जिस पे लिखा हुआ एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन, इज इट क्लियर टू यू? ओके, क्या आप लोगों को शो हो रही है स्लाइड नंबर पेज नंबर 95, एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन? ओके, ठीक है, हम स्पाइन को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, जो सारा का सारा फिजिकल एग्जामिनेशन का हमारा पार्ट था, हम उसको ना अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या चीजें देखी थी। पोस्चर, हमने उसकी पोस्टर देखना है, हमने उनकी चीजें देखनी है, हमने उनकी एक्टिव पैसिव मूवमेंट देखनी है। तो पहले इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, मिडिल एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन जो है नॉर्मली, जिसको आप सी अपर सर्वाइकल स्पाइन जो C012 कहलाता है, और लोअर सर्वाइकल स्पाइन C32 ऑनवर्ड कहलाता है, और जो सर्वाइकोथोरेसिक है वो C7 और T1 कहलाता है। ये नॉर्मल उसकी बेसिकली एनाटॉमी है। ठीक है, तो सर्वाइकोथोरेसिक बेसिकली रिलेटिवली लिमिटेड होता है सैजिटल इम्प्लांट्स में, ये उसकी डेफिनेशन है। मसल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके सर्वाइकल मसल मिलेंगे, स्टाइलियन मसल्स मिलेंगे, और उनकी मसल की ओरिजिनल सेक्शन। हम सिर्फ एक्टिव एग्जामिनेशन की तरफ बात करें। एक्टिव एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें क्या कराना है, हमने उनकी एक्टिव मूवमेंट्स करानी होती है। जो जो मूवमेंट्स वहां पे पॉसिबल है, तो उसको हम नाम देते हैं एक्टिव असिस्टेड एग्जामिनेशन, जिसमें हम सर्वाइकल की मूवमेंट करेंगे। और फिर उस मूवमेंट के बाद हम पैसिव मूवमेंट कराएंगे, मतलब जो सर्वाइकल के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशंस वगैरह, वो मूवमेंट करवाएंगे। और उसके बाद फिर हम उसकी पैसिव मूवमेंट्स कराएंगे, ओवर प्रेशर्स देंगे। डिफरेंट टेस्ट के नाम है जैसे यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। मिसाल के तौर पे किबलर टेस्ट है। किबलर टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट
ऑन पोजीशन में होता है, जैसे कि आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो पेशेंट प्रोसीजर क्या होगा कि इंडेक्स फिंगर्स रख के हम स्पाइनस प्रोसेस को पहले पैल्पेट करते हैं। वैसे सर्वाइकल थोरेसिक के लिए सर्वाइकल का एक पार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। सर्वाइकल थोरेसिक के लिए कहा जाता है कि अगर आपने C7 और T1 किसी की पैल्पेट करनी होती है तो मोस्ट जो प्रोमिनेंट बोन है वो C7 तो है, नो डाउट। लेकिन एक आप रेंडमली जो बोन आपको पैल्पेबल है, पहले उसके ऊपर आप दो फिंगर रखते हो पैल्पेट करने के लिए। दो फिंगर्स दो स्पाइनस प्रोसेस पर रखोगे, पेशेंट को कहोगे कि रोटेशन करे एनी साइड, जिस तरफ किसी भी राइट या लेफ्ट तरफ स्लाइड रोटेशन के साथ एक बोन मूविंग होगी, एक बोन नॉन मूविंग होगी। द मूविंग बोन इज कंसीडर्ड एज अ C7 एंड द नॉन मूविंग इज द T1। ये सिर्फ एक तरीका है बोन को निकालने का, बेसिक एक अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। ओके। असल में ये सर्वाइकल थोरेसिक के लिए डिटेल्ड में इसने इनको एक्सप्लेन किया है। मैं डायरेक्टली ऐसा करता हूँ। ओके। अब एक्टिव और पोस्ट पैसिव एग्जामिनेशन के बाद आपने पहले एनाटॉमी देख ली। तो पहला स्टेप क्या था सर, किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो था हमारा ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट का जो पोस्चर है, बेसिकली लेट्स सपोज फॉरवर्डेड पोस्चर है तो उसमें भी सर्वाइकल थोरेसिक अफेक्टेड होता है। ये सारे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। द क्लिनिशियन मस्ट एग्जामिन द पेशेंट्स स्पाइनल पोस्चर, किस किस में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, जगह जगह जहां जहां पे उसको लगता है। विथ रेस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ उसकी शोल्डर की कंट्रीब्यूशन क्या है, राउंडेड शोल्डर वगैरह नहीं है, ये सारी चीजें क्लिनिशियन ने पैसिवली करेक्ट देखनी होती है कि सिमेट्री एसिमेट्री। तो एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट्स आपने करा ली। फॉर द बोथ एक्टिव एंड पैसिव फिजियोलॉजिकल जॉइंट मूवमेंट क्लिनिशियन ने क्या क्या नोट करना है। नंबर वन, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट की कहीं पे बैरियर तो नहीं आ रहा। रेंज ऑफ मूवमेंट की कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। बिहेवियर ऑफ पेन, मिसाल के तौर पर पेशेंट कहता है कि मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ सर्वाइकल की, फ्लेक्शन कर रहा हूँ मुझे पेन हो रहा है, रोटेशन कर रहा हूँ मुझे पेन हो रहा है, राइट साइड करता हूँ ठीक है, लेफ्ट साइड करता हूँ, तो ये क्या है, पेशेंट का रेंज के साथ बिहेवियर, जो पेन का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि एंड फील हमें कौन सी मिल रही है, हार्ड एंड फील मिल रही है, बोनी रिस्ट्रिक्शन है, सॉफ्ट है, इस तरह के हम देखते हैं कि एट द एंड। एंड फाइनली एनी पेन, एनी प्रोवोकेशन ऑफ द मसल स्पाज्म, कोई मसल की टोन तो नहीं बढ़ी। ये क्या है, ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली है सारी, ये बगैर ये पेशेंट नहीं बताएगा आपको, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मसल स्ट्रेंथ। अब मसल स्ट्रेंथ के लिए आप कहेंगे सर हम क्या क्या करवा सकते हैं। मिसाल, मसल स्ट्रेंथ के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि मसल्स, एवरी मसल जो वहां से क्रॉस कर रहा है उस रीजन पे, हमने उनको टारगेट करना है। और मसल्स के लिए आपने डर्माटोम और मायोटोम, मिसाल आप पेशेंट की एक्टिव मूवमेंट कराते हैं, पेशेंट को कहते हो कि आपने अपने शोल्डर श्रक करो, शोल्डर एलिवेट करो, आप किस मायोटोम को चेक करो, C4 को। फिर पेशेंट को कहते हैं चलो सिटिंग में जब भी बैठा हो शोल्डर की अबडक्शन करो, क्या इससे पेन आपका रिलेट करता है, अगर पेन इसका पेशेंट रिलेट करता है तो C5। फिर आपकी उसकी एल्बो फ्लेक्शन C6, एल्बो एक्सटेंशन C7, थंब एक्सटेंशन C8 एंड फाइनली द फिंगर एब्डक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो अपर एक्सट्रीमिटी के मायोटोम है सर्वाइकल से जो आ रहे हैं, हम उन सबको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे C5 हो गया, C4 हो गया, तो ये मायोटोम भी है। अगर किसी का शोल्डर श्रगिंग में पेन निकलता है, पेशेंट कहता है, और पेन डल एकिंग है मिसाल के तौर पे, तो पॉसिबिलिटी है जो शोल्डर श्रग कराते हैं, आपका लेवेटर स्केपुली है, ट्रेपेजियस कराते हैं, जो भी मसल्स कराते हैं, हमारा माइंड उस तरफ जा सकता है। लेकिन अगर रेडिकुलर पेन है तो हमारा किस डर्माटोम की तरफ जाएगा, C4 की तरफ। दिस इज हाउ वी कोरिलेट। सेम फॉर हम शोल्डर रेजिस्टेड श्रग भी कराएंगे उसके साथ, कंफर्म करने के लिए कि वाकई पेन मसल का है या नर्व का है, ये चीजें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द पैल्पेशन। पैल्पेशन में किन किन चीजों को हम पैल्पेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पैल्पेट कर सकते हैं। पैल्पेशन से आप टेम्परेचर चेक करते हो। टेम्परेचर क्यों चेक करना है, हम मसल्स की वार्मथ को चेक करते हैं, बेसिकली मसल के टेक्सचर को, स्किन के टेक्सचर को, कि कोई और अदर पैथोलॉजी तो नहीं है, क्या पता कोई अदर सिस्टमिक इलनेस वगैरह तो नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी को फीवर वगैरह टेम्परेचर से चेक होगा। लोकलाइज्ड स्किन जो मॉइस्चर है वहां से भी पता चलता है कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई फेशिया, कोई एक्जिमा, कोई कॉन्ट्रैक्चर, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। कोई एडिमा इफ्यूजन तो नहीं है, एक्यूट इंजरीज में इन्फ्लेमेशन होती है, एडिमा भी हो सकती है। कोई क्रोनिक किसी की कंडीशन है, किसी को पुराना जो है वो प्रॉब्लम है, जॉइंट हिट हुआ है, उसने प्रॉब्लम, उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाया, वहां पे स्वेलिंग होगी, एडिमा होगी, एडिमा में फिटिंग है, नॉन फिटिंग एडिमा है, अगर एक्यूट के साथ आता है तो इन्फ्लेमेशन है। ये सारी चीजें देखना लाजम है। मोबिलिटी और एंड फील मिसाल के तौर पे चेक करते हैं, कोई मसल्स में नोड्यूल्स बने हुए हैं, कोई मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, ये सारी चीजें पैल्पेट करने से आएंगी, पैल्पेट के बगैर तो नहीं आएंगी। किसी भी चीज का मसल स्पाज्म, स्पास्टिक है, फ्लैक्सिड है, टोन हाइपरटोनिसिटी है, हाइपोटोनिसिटी है, ये सारी चीजें। टेंडरनेस और ट्रिगर पॉइंट में तो पता होना चाहिए कि टेंडर पॉइंट आपको ओवरऑल रीजन में मिलता है, ट्रिगर पॉइंट आपको एक स्पेसिफिक
स्ट्रक्चर में मिलता है, मसल्स के कुछ फाइबर्स में आपको मिल सकता है। मिसाल पेन में फर्क आ सकता है, लेकिन टेंडर पॉइंट है ये सारी। जिस तरह हम मसल में करते हैं कि किसी को जैसे हम टच करते हैं, पेशेंट कहता है कि मुझे पेन है, फौरी तौर पे वहां से वो हट जाता है। तो ये भी चीजें टेंडर पॉइंट बनती है। तो टेंडर बेसिकली रीजन वाइज हो सकता है, आपका पूरी स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकती है, स्किन भी हो सकती है, फेशिया भी हो सकती है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट आपको सिर्फ मसल। दिस इज हाउ यू कैन, ये वो चीजें जो आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमने उस पेशेंट का पोस्चर देख, जो मैंने आपको डिस्कस किया, पोस्चर आपने देख लिया कि फॉरवर्डेड पोस्चर है, एंटीरियर व्यू से देखोगे, पोस्टीरियर व्यू से देखोगे, सारी चीजें देखोगे, क्या पता सर्वाइकल की फ्लैटनिंग तो नहीं है, स्ट्रेटनिंग आप कहते हो, आप स्ट्रेटनिंग ऑफ आप बेसिकली देखते हो। तो ऑब्जर्वेशन, पोस्चर, पैल्पेशन, ये सारी चीजें करने के बाद फिर आपने कंफर्म किया कि भाई पेशेंट को कोई रेडिकुलोपैथी नहीं है, ये सारी चीजें आपने देख ली, उसके बाद आप किसी डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हो कि भाई शायद पेशेंट की ये पॉसिबिलिटी है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। इसके अलावा भी और सारे डिफरेंट बुक्स, ऑर्थोपेडिक, डेविड जे मैगी की जो बुक है ऑर्थोपेडिक फिजिकल असेसमेंट, उसमें तो इसमें भी चीजें बहुत सारी डिटेल में लिखी हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसको शॉर्ट समराइज करके, मुख्तसर करके कह रहा हूँ कि ये बेसिकली स्टेप्स हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये मैंने एक सिर्फ आपको एक डेमो दिया, आगे जब हम कौन सी भी रीजन या कौन सी भी कंडीशन करेंगे तो उसको हम डिटेल में फिजिकली एग्जामिनेशन को और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे। तो आई विश फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट्स आपके सामने क्लियर है। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क, वी हैव अ 10 मिनट्स फॉर द मीटिंग, फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आज के पूरे तीनों लेक्चर्स में से, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेक्चर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर लूंगा अगेन अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड करके, लेकिन यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी हियर, ताकि हम इसको वाइंड अप कर लें। फिर इंशाल्लाह वैसे भी हम 7 से ऑनवर्ड 7 PM पे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तो मैं कोई भी टॉपिक हो मैं आपका वहां पे कर, और टिल देन मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूं। ओके, राइट नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यहाँ तक आप मुझसे पूछना चाहो तो मैं मुझसे पूछ सकते हो। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो पूरे लेक्चर्स में से, तीनों मीटिंग में से कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ तक। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर, ऑल क्लियर। इसके अलावा अगर कोई पूछ, अच्छा एक चीज मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये लेक्चर्स में अगेन अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि कोई क्वेश्चन आपका बच भी जाता है, रह भी जाता है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। नंबर 3 ये मैं अपलोड भी करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे भी कर सकते हो। और लास्टली जब हम 7 to 9 PM करेंगे तो इस लेक्चर को आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। जो नेक्स्ट 7 to PM आज हमारा लेक्चर होगा, उसको थोड़ा सा आप अगर जब पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हम क्या करेंगे, इसी बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, स्पाइनल मूवमेंट्स के नाम से, जो स्पाइनल सेगमेंट के नाम से, स्पाइनल मूवमेंट्स के नाम से। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और फिर हम आगे इसको थोड़ा सा मजीद गो थ्रू करेंगे। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी हियर राइट नाउ, अदरवाइज हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, मैं हूँ 5 मिनट्स तक, इफ यू वांट टू आस्क डू लेट मी नो, आई एम हियर। अच्छा, बुक का जो लिंक है, मिस राफिया का क्वेश्चन है, बुक का ये, बुक के बारे में, ये बेसिकली मेरी बुक है मेनोथेरेपी वाली, ये मैं सॉफ्ट में आपसे शेयर नहीं करूंगा, नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ हार्ड में अवेलेबल है। लेकिन ये मैं फेवर आपको कर सकता हूँ कि जिन जिन एरियाज में मैं जाऊंगा डिप्लोमा करने, तो आपको मैं इसकी अवेलेबिलिटी बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हो। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि ये मेरी जो बुक है बेसिकली 4-5 बुक्स का कलेक्शन है, वो 4-5 बुक्स मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। जैसे आज का जो हमने चैप्टर किया, ये आधा चैप्टर मेरी बुक में से, आधा चैप्टर कैल्टन बॉन की वॉल्यूम 1 से लिया गया, वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो आप लोग अपनी ईमेल्स दे दीजिएगा, अभी नहीं, बाय द एंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन खत्म होने के बाद पहले मैं आप लोगों को बुक्स जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपके सामने भी वो अप्रोच रहे। ओके, और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो सो डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इस मीटिंग को एंड कर दें यहाँ पर। Okay, so should we end the meeting here? ताकि have see you on 7 p.m. 7 p.m. to 9 p.m. 6 बजे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। 7 के बाद हम इजीली उसको मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट क्लास, एंड मजीद डिस्कशन हम उस क्लास में कर लेंगे। ओके गाइज, सो अल्लाह हाफिज।